हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, मस्त एकदम से, है ना? जोरों शोरों से पढ़ाई आपकी तैयारी चल रही है नीट के लिए। तो सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ अपने इस प्यारे से ब्यूटीफुल से यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है इरेशनल बायोलॉजी। ठीक है। तो आज का जो हम लोग टॉपिक हमारा इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो होने वाला है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। देखो, नेफ्रॉन क्या होता है सबसे पहली बात, है ना? देखेंगे कि आखिरकार हमारा नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसे है, क्या दिखता है। ठीक है, यहाँ पर देखो एक छोटा सा मैंने डायग्राम दिखाया हुआ है आपको। ठीक है, इसी के बारे में समझेंगे कि आखिरकार नेफ्रॉन में आता क्या है ना? नेफ्रॉन क्या होता है? छन्नी होती है हमारे किडनी की, जो कि क्या करती है, मेन इसका काम होता है छानने का, है ना? छन्नी क्या काम करती है, देखो उसका काम होता है। ठीक है, ये सब हम लोग देखेंगे हमारे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करते हैं। लेकिन आगे जाने से पहले मैं आपको अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है रोहन मेहता और मैं अभी MBBS सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखो, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर कि आखिरकार नेफ्रॉन है क्या। नेफ्रॉन की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या है? ये हमारा फंक्शनल यूनिट है किडनी का। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऐसे मतलब कि नंबर इसका अगर हम लोग बात करें तो 1 मिलियन होते हैं ये। ठीक है, ये 1 मिलियन के ऊपर सवाल आए हुए हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान में रख लेना आप लोग। नेफ्रॉन होता क्या ना, छन्नी की, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये छाने का काम करेगा। ठीक है, इसके जो है दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? एक तो होता है ग्लोमेरुलर पार्ट, एक होता है रीनल ट्यूबुल वाला पार्ट। ठीक है, देखो ग्लोमेरुलस, ठीक है, होता क्या है ना, मैं आपको एक बता दूँ थोड़ा सा यहाँ पर, एक बार एक मिनट। देखो, जो ग्लोमेरुलर वाला पार्ट होता है वो एक ऐसे टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होती है, मतलब कि ऐसे गुच्छे के शेप का जो है। एक सेकंड उसको दूसरे में कलर से बना देता हूँ यहाँ पर। ये जो है ऐसे होगा। ठीक है, इसी के अंदर एक जो है आर्टरी ऐसे आ गया, आर्टेरियोल आते हैं ऐसे 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 ऐसे। ये पूरे ऐसे गुच्छे के शेप का ऐसे बनता है। ठीक है, इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। एक मिनट, आते हैं हम लोग अपने स्लाइड पर यहाँ। ठीक है, अब देखो इसे हम लोग क्या कह रहे थे, ग्लोमेरुलस। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, जो कि हमारे किस चीज़ से बनती है? दो तरह के आर्टेरियल होते हैं, एक तो होता है एफरेंट, ठीक है, एक होता है इफरेंट। देखो, याद कैसे करना है कि एफरेंट कौन सी है, इफरेंट कौन सी है। जो एफरेंट है ना, एफरेंट मतलब आ रही है जो, ठीक है, जो कि क्या कर रही है, ब्लड को लेकर के आ रही है हमारे नेफ्रॉन की तरफ। एफरेंट मतलब आजा। ठीक है, ए से एफरेंट, ए से आजा, ऐसे याद कर सकते हो तुम इसे। और जो इफरेंट है वो ब्लड को जो है ग्लोमेरुलस से बाहर की तरफ दूर लेकर जा रही है ब्लड को। ठीक है, मतलब एग्जिट, ऐसे याद कर सकते हो तुम अपने लिए। मैंने यहाँ पर इसीलिए आपके लिए लिखा हुआ है यहाँ पर कि आपको जो है थोड़ा सा आसानी हो जाए। अब देखो, ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और एक बहुत प्यारा डायग्राम है आपकी NCERT बुक से। देखते हैं इसमें कि आखिरकार ग्लोमेरुलस है क्या। देखो, जो ये देख पा रहे हो यहाँ पर ऐसे ऐसे बंद सा ऐसे कटोरी शेप का बना हुआ है, ये क्या है हमारा? ये है ग्लोमेरुलस। अब यहाँ पर एफरेंट आर्टेरियो लेकर के आ रहा है और इफरेंट आर्टेरियो वापस लेकर जा रहे हैं। ठीक है, ये बाहर से जो एक कैप्सूल शेप का दिख रहा है आपको, एक सेकंड, ये बाहर से ऐसे कैप्सूल शेप का जो है वो क्या है? बोमेंस कैप्सूल हो गया। ठीक है, वो क्या है? बोमेंस कैप्सूल हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर ऐसे ट्यूब, अब ट्यूब वाला स्ट्रक्चर शुरू हो गया। देखो, दो तरह के थे, एक तो था हमारा ग्लोमेरुलस, फिर था क्या? रीना ट्यूबुल। अब हमारे रीना ट्यूबुल वाला जो पार्ट है वो शुरू हो गया। जो यहाँ पर बोमेन कैप्सूल के बाद आता है वो हमारा आता है PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। ठीक है, PCT के बाद जो शुरू होता है वो ये देखो, ये देख पा रहे हो ऐसे। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? लूप ऑफ हैनली, हैनली लूप। वो डिसेंडिंग असेंडिंग उसके बारे में मैं बाद में आऊँगा। वैसे यहाँ पर आप देख भी सकते हो, डिसेंडिंग मतलब कि ऊपर से नीचे जा रहा है, असेंडिंग मतलब नीचे से ऊपर जा रहा है। ठीक है, फिर अब यहाँ पर असेंडिंग लूप ऑफ हैनली के बाद जो एक दूसरा ट्यूब वाला है वो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? DCT, मतलब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। अब ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल आगे आकर के कहाँ आता है? कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है, आते हैं वही उसी के स्ट्रक्चर के ऊपर कि आखिरकार हम लोगों ने क्या क्या देखा इसमें। हम लोगों ने देखा
बोमन कैप्सूल को देखा, ठीक है। बाहर से जो एक कप लाइक कैसे बना हुआ है, कैप्सूल लाइक हम जिसे कहते हैं, ठीक है, वो बोमन कैप्सूल हो गया। अब सवाल आता है कि सर यहाँ पर जो ये बोमन कैप्सूल है और ये सॉरी ग्लोमेरुलस है और बोमन कैप्सूल जो है, इन दोनों को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं? बताओ। इन दोनों को मिला करके हम लोग बोलते हैं मालफिजियन बॉडी और रीनल कार्पुसल। क्या बोलते हैं? मालफिजियन बॉडी और रीनल कार्पुसल, ठीक है। इन दोनों को मिला करके हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल को। फिर उसके बाद दूसरी जो चीज़ आती है, देखो पीसीटी हम लोगों ने देख लिया, लूप ऑफ हेनली देख लिया, इसमें असेंडिंग है, डिसेंडिंग है, डीसीटी भी देख लिया और कलेक्टिंग डक्ट भी हम लोगों ने इसमें देख लिया, ठीक है, इस डायग्राम में। अब इसमें क्या किया है, इसमें जो है वो ग्लोमेरुलस वाले पार्ट को थोड़ा सा जूम इन करके दिखाया हुआ है कि कैसे हमारा एक यहाँ पर ये देखो ये एक पूरा पूरा क्या है, ग्लोमेरुलस है, ठीक है। इसी के बाहर वाला जो पार्ट है ना, ये बाहर वाला एक बार हटा देता हूँ मैं, ये बाहर वाला ये जो बाहर से ऐसे पकड़ के रखा हुआ है कप शेप में, ये क्या है हमारा बोमन कैप्सूल। अब इसमें एफरेंट आर्टेरियोल आया, ठीक है। एक मिनट इसको दूसरे कलर से मैं दिखाता हूँ आपको। एफरेंट आर्टेरियोल आया, पूरा ऐसे 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 गुच्छे शेप ऐसे बनाया और वापस बाहर निकला किससे? इफरेंट आर्टेरियोल से। फिर ये आगे जा करके कंटिन्यू हो रही है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में। अब एक छोटा सा रिकैप देख लेते हैं यहाँ पर। ये इसके ऊपर भी सवाल आते हैं बहुत कि आखिरकार जो हमारा नेफ्रॉन होता है वो कितने तरह का होता है। मेनली दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, एक है जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। देखो याद रखना, नाम से लग रहा है यहाँ पे कॉर्टिकल मतलब क्या, बाहर की तरफ, कॉर्टेक्स की तरफ। कहाँ है ये? कॉर्टेक्स की तरफ है। एक सेकंड, ये है हमारा कॉर्टेक्स की तरफ, ठीक है। कॉर्टिकल नाम से आ रहा है इसमें। ये मैक्सिमम में नंबर होते हैं, सबसे ज़्यादा होते हैं इसका नंबर। कहाँ प्रेजेंट होता है ये? आउटर कॉर्टेक्स की तरफ। अब तुम लोग खुद बताओ कि जैसे देखो मैं हम लोग इसकी अगर हम लोग बात करें, लूप ऑफ हेनली हमारा कहाँ आ रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। लूप ऑफ हेनली कहाँ आ रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है। तो जाहिर सी बात है जो हमारे कॉर्टिकल वाले नेफ्रॉन होंगे वहाँ पर लूप ऑफ हेनरी क्या होगा? छोटा होगा, ठीक है। अब जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं वहाँ पर ब्लड सप्लाई कैसे होता है? वहाँ पर ब्लड सप्लाई होता है पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से, ठीक है। ये देखो ये वाले थे ना हमारे, ये थे हमारे क्या, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। इनसे हमारा ब्लड जो है सप्लाई हो रहा है किसको? कॉर्टिकल नेफ्रॉन को। फिर आते हैं हमारे जो दूसरा है वो है क्या, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। अब ये नाम से लग रहा है मेडुलरी, मतलब कि ये कहाँ प्रेजेंट हो गया? मेडुला में, ठीक है। मेडुला में प्रेजेंट होंगे। मेडुला कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारा अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है। तो ये इनका पहली बात अगर हम लोग देखें तो ये मिनिमम नंबर में होते हैं, कम होता है इनका अमाउंट, अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है मेडुला में। और इसमें जो लूप ऑफ हेनली होगा, LOH यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, लूप ऑफ हेनली, इसमें क्या होता है? ज़्यादा लंबा होता है, ठीक है। और ब्लड सप्लाई इसमें कहाँ से आती है? वैसा रेक्टा से आती है। देखो यहाँ पे वैसा रेक्टा बना भी हुआ है। एक सेकंड, हाँ, इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको वैसा रेक्टा एकदम से दिख जाए। ये वाले इस वाले पार्ट में जो रेड वाले कैपिलरी बने हुए ना, ये क्या है? ये ऐसे ऐसे जो बने हुए ब्रांचेस ब्रांचेस ब्रांचेस, ये जो है हमारे क्या है? वैसा रेक्टा, ठीक है। ये हमारा जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन को ब्लड सप्लाई करती है वैसा रेक्टा। इन दोनों में आपको उम्मीद करता हूँ कि कोई दिक्कत अभी नहीं आने वाली। अभी आते हैं पूरे पूरे नेफ्रॉन में जो जो चीज़ें हमारे आ रही थी सबके बारे में हम लोग जानते हैं कि आखिरकार सब में क्या क्या आ रहा था, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस में क्या क्या आ रहा था? देखो टफ्ट ऑफ कैपिलरी आ रही थी, है ना। ग्लोमेरुलस में यहाँ पर ये देखा आप लोगों ने, ये टफ्ट ऑफ कैपिलरीज थी सारी सारी, है ना। ये टफ्ट ऑफ कैपिलरीज से बना हुआ था। अब टफ्ट ऑफ कैपिलरीज में भी कौन कौन से आर्टेरियोल आते हैं? एक आता है एफरेंट, एक आता है इफरेंट, ये दोनों बन रहे थे, ये भी मैंने आपको बता दिया पहले। अब जो दूसरी चीज़ आती है ग्लोमेरुलस में वो आती है फेनेस्ट्रा। फेनेस्ट्रा का मेन काम क्या होता है? फिल्ट्रेशन का। देखो जो भी हमारे बॉडी से जो भी यहाँ से एफरेंट आर्टेरियोल लेकर के आएगा ब्लड को, तो यहाँ पर जो है ऐसे 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 बने होते हैं फेनेस्ट्रा शेप, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या होता है ना, प्रेशर वगैरह जो है हाई, ऊपर से प्रेशर जनरेट होगा जिसकी वजह से यहाँ से पूरा पूरा फिल्टर आउट हो जाएगा, है ना। इसका मेन काम क्या होता है? फिल्ट्रेशन का काम होगा यहाँ पर।
फिर जो दूसरी चीज़ आती है वो आती है हमारे क्या, बोमेंस कैप्सूल। अब देखो नाम में लिखा है कैप्सूल, है ना, नाम में क्या है इसके, कैप्सूल। तो ये इसका काम क्या होगा, ये ग्लोमेरुलस को जो है बाहर से ऐसे क्लोज करके रखेगा, ठीक है। अब इसमें भी दो तरह के लेयर आते हैं, यहाँ पर एक बार फिर से मैं दिखाता हूँ आपको, इसको पूरे पूरे को हटा करके, ठीक है। अब देखो एक जो है इसके बाहर की तरफ लेयर है, एक इसके अंदर की तरफ लेयर है, देख पा रहे हो, बाहर की तरफ लेयर है और अंदर की तरफ लेयर है। तो जो इसके अंदर वाली लेयर होगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, विसरल लेयर, ठीक है। और जो आउटर लेयर होगी बाहर की तरफ होगी वो होगी हमारे क्या, आउटर। देखो जो इसमें अंदर वाली लेयर होगी ना वो होगी विसरल लेयर, अंदर की तरफ है। और जो बाहर की तरफ होगी वो कौन सी लेयर होगी, पैराइटल लेयर, ठीक है। अब देखो अलग अलग सेल आते हैं, जैसे एपिथेलियल सेल, ठीक है। मतलब कि जो बोमेन कैप्सूल के बाहर की तरफ जो एपिथेलियम की तरफ जो सेल पाए जाते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, पोडोसाइट। साइट का मतलब कहीं पर भी आपको दिखे ना, कहीं पर भी आपको इस साइट वर्ड दिखे, उसका मतलब क्या होता है, सेल, ठीक है। साइट का मतलब हमेशा होता है सेल, पोडोसाइट। अभी पोडोसाइट जो है ना यहाँ पर ऐसे मतलब प्रेजेंट होते हैं, ऐसे छोटे छोटे डिस्टेंस पर ऐसे ऐसे प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, जो कि क्या काम करते हैं, ऐसे स्लिट पोर का काम करते हैं। स्लिट पोर का मतलब ये हुआ ऐसे खाली मतलब जो है ऐसा स्लेट पोर का मतलब जैसे देखो ऐसे इस तरह से इस मैनर से लगे हुए हैं चेन शेप में, ताकि क्या होगा जब ऊपर से प्रेशर जनरेट होगा तो सारा सारा इन्हीं पोर के थ्रू जो है फिल्टर आउट होता होता निकल निकल के जाएगा, ठीक है। स्पेसेस होते हैं, ऐसे स्पेसेस बना करके रखते हैं, बहुत ही छोटे छोटे स्पेस होते हैं, जैसे छन्नी कैसे देखी है ना आप लोगों ने, छोटे छोटे स्पेस होते हैं, वैसे ही इसमें भी छोटे छोटे स्पेस होते हैं, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोर्टोसाइट कहते हैं। और इसके जो दूसरे नाम हैं वो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन स्लेट और स्लेट पोर्स। फिर अब देखो बोमेन कैप्सूल हो गया ख़त्म। अब इसके बाद हमारा था प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल या पीसीटी। अब देखो पीसीटी के ऊपर जो जो मैंने यहाँ पॉइंट लिखे हैं सबके ऊपर सवाल हमारे नीट में आए हुए हैं, समझाते जाते हैं कि आखिरकार क्या होता है क्या नहीं होता। चलो समझते हैं इस चीज़ को, देखो ध्यान से। पीसीटी की अगर हम लोग बात करें तो पीसीटी का जो बाहर से एपिथेलियम होता है, लेयर होता है, वो आखिरकार किस चीज़ से बनी होती है, किस चीज़ से जो है उसकी पूरी पूरी जो है लेयर किस की होती है, सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम के जो है इसकी लेयर होती है, जिसका मेन काम क्या होता है, मेन काम ये होता है क्या है, वो जो है एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को बढ़ाएगा। क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को बढ़ाएगा, ठीक है। दूसरी जो चीज़ आती है, मान कर चलो 70 से 80%, कितना, 70 से 80% जो इलेक्ट्रोलाइट और वाटर होता है ना वो रीअब्जॉर्ब होता है इसी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल से, है ना। मैक्सिमम अगर कहीं आपको वर्ड दिख जाए मैक्सिमम या ऐसे 70 to 80%, तो आपको वही मारना है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल ही मारना है आपको, पीसीटी, ठीक है। पीसीटी का जो एक दूसरा काम होता है वो ये भी होता है कि पीएच को और आयोनिक बैलेंस को जो है मेंटेन करके रखता है। कैसे मेंटेन करता है, मेंटेन करता है हाइड्रोजन आयन और अमोनिया को जो है वापस फिल्ट्रेट में क्या करता है, सीक्रेट करता है ना। किस किस को, हाइड्रोजन आयन को और अमोनिया को जो है वापस फिल्ट्रेट में सीक्रेट करता है, और साथ साथ में HCO3 माइनस को वहाँ से फिर से क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। जो भी हमारा फिल्ट्रेट आएगा, फिल्ट्रेट में हाइड्रोजन आयन और अमोनिया को सीक्रेट करेगा, और साथ साथ में HCO3 माइनस को वापस से वहाँ से क्या करेगा, रीएब्जॉर्ब कर लेगा, ताकि क्या रहे, हमारा जो भी फिल्ट्रेट है, जो भी हमारा यूरिन आ रहा है, जो भी आ रहा है, ठीक है, उसका क्या करे, एक पीएच और आयोनिक बैलेंस मेंटेन रहे। अब जो दूसरी चीज़ आती है वो आती है लूप ऑफ हेनली, ठीक है। लूप ऑफ हेनली का एकमात्र काम है सिर्फ क्या, हमारे जो यूरिन है, यूरिन को कॉन्सनट्रेट करना, और जो दूसरा हमारे बॉडी में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का जो बैलेंस है उसको मेंटेन रखना, ना तो ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, है ना। एक जो पीएच है यूरिन का वो कॉन्सनट्रेटेड होना चाहिए। आपको पता भी होगा जो हमारा ह्यूमन यूरिन है वो कॉन्सनट्रेटेड यूरिन होता है ना, ताकि यूरिन जो है वो कॉन्सनट्रेटेड है। अब देखो जो लूप ऑफ हेनली है, दो भाग में इसको बांटा गया, कौन कौन से है, डिसेंडिंग और असेंडिंग। डिसेंडिंग मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है, असेंडिंग मतलब नीचे से ऊपर जा रहा है ना। असेंड का मतलब क्या होता है, ऊपर जाना, नीचे से ऊपर जाना। डिसेंड का मतलब ऊपर से नीचे आना। अब देखो इतना याद रखना,
कोई बंदा ऊपर से नीचे आ रहा है, पानी पीते हुए आएगा, क्या करेगा, ऊपर से नीचे आ रहा है कोई बंदा तो पानी पीते हुए आएगा। तो जो डिसेंडिंग लिम्ब है ना, उसका क्या होता है, उसमें वो परमीबल होता है वाटर के, ठीक है, मतलब वहाँ से वाटर ये एब्जॉर्ब हो सकता है, अंदर बाहर आ जा सकता है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के क्या वो परमेबल है क्या, नहीं, इम्परमीबल टू इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब देखो पानी वहाँ से क्या करे, परमेबल है, मतलब कि पानी को वो खींच लेगा बाहर की तरफ। अब अगर कोई सोल्यूशन है हमारे पास, देखो मैं आपको एक चीज़ यहाँ बना के दिखाता हूँ। कोई एक सोल्यूशन है, दो सोल्यूशन है हमारे पास, ठीक है, एक में पानी इतना है, एक में पानी इतना है, और बाकी इसमें मैं जो, एक सेकंड एक सेकंड, सॉरी बच्चों, थोड़ा सा बीच में रुक गया था, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए मैं। ठीक है, देखो देखते हैं, देखो हमारे पास दो सोल्यूशन है, एक है ए, एक है बी। पानी देखो इसमें जो है इस वाले में पानी कम है, इस वाले में ज़्यादा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं ये रेड से जो है सॉल्यूट बना रहा हूँ। अब मुझे बताओ सबसे ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड कौन सा है, कॉन्सनट्रेशन किसकी ज़्यादा है, मतलब कि अगर मैं बात करूँ, बिल्कुल सही, कॉन्सनट्रेशन किसकी ज़्यादा है, बताओ। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, मैंने यहाँ पर ये लिखा है, जो हमारा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली है वो पानी को खींच लेगा, मतलब कि पानी को कम कर देगा, है ना। अब मैं अगर मैं बात करूँ सॉल्यूट की, जो सॉल्यूट है वो दोनों में क्या है, सेम है, मैंने ऐसे बोल दिया कि सॉल्यूट दोनों में सेम है, लेकिन पानी ए वाले का कम है और बी वाले का ज़्यादा है, तो कॉन्सनट्रेशन किसकी ज़्यादा हुई, बिल्कुल बच्चों ए वाले की कॉन्सनट्रेशन क्या हुई, ज़्यादा हुई। तो इसी चीज़ को यहाँ पर आप लोग समझो कि लूप ऑफ हेनली में आखिरकार क्या कहना चाह रहे हैं। अब जो डिसेंडिंग वाला है वो क्या है, परमेबल है वाटर के, तो पानी को खींच लेगा, जिस वजह से क्या होगा, जो यूरिन है वो जैसे नीचे आता जाएगा, मतलब फिल्ट्रेट जो है वो नीचे आता जाएगा, तो कॉन्सनट्रेट होता जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली। ये क्या होता है, देखो नीचे से ऊपर जा रहा है, पानी नहीं पिएगा, तो इम्परमेबल टू वाटर, बट ये क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट को जो है यहाँ से ट्रांसपोर्ट करने, मतलब ट्रांसपोर्ट करने का काम कर सकते हैं, मतलब ये जो है परमेबल है इलेक्ट्रोलाइट का, लेकिन पानी के परमेबल है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। डिसेंडिंग वाला जो है वो पानी के परमेबल नहीं है। अब देखो ये वाला जो एक डायग्राम है मैंने आपको दिखाया यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पे ये जो ये वाला पार्ट कौन सा था, पीसीटी का था, बिल्कुल से हम लोगों ने पढ़ा था। पीसीटी वाला क्या कर रहा था, HCO3 को जो है क्या कर रहा था, रीअब्जॉर्ब कर रहा था, है ना, रीअब्जॉर्ब कर रहा था। अब ए पॉजिटिव को जो है देखो, हाइड्रोजन आयन है, अमोनिया है, इनको जो है अपने अंदर रीअब्जॉर्ब भी कर रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो इसका वो था पीएच का जो बैलेंस था, ठीक है, आयोनिक बैलेंस था, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे, मेंटेन हो रहा है। फिर आते हैं हम लोग अपने डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनली में, लूप ऑफ हेनली में। यहाँ पर जो है H2O को देखो परमेबल है, मतलब H2O को जो है बाहर की तरफ ले रहे वो। और फिर आता है यहाँ पर आए कहाँ पर, असेंडिंग लिम्ब में। असेंडिंग वाले में अगर हम लोग बात करें तो ये किसके था, इलेक्ट्रोलाइट के परमेबल था, तो यहाँ पर देखो NaCl बाहर की तरफ निकला है यहाँ से, है ना, पानी यहाँ कहीं बाहर निकल रहा है, यहाँ पे नहीं, पानी नहीं निकल रहे हैं असेंडिंग वाले में। अब आते हैं हमारे DCT में, कि आखिरकार DCT क्या है। अब देखो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक प्लेस इन द सेगमेंट, मतलब कि अगर कहीं पर कंडीशन, कोई ऐसी कंडीशन हो, ठीक है, वो कंडीशन किसी भी वजह से हो सकती है, हार्मोनल बैलेंस की वजह से हो सकती है ना, तो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन जब भी कराना हो ना पानी का और सोडियम आयन का, तो वो हमारे कहाँ होता है, DCT में होगा। DCT की अगर हम लोग बात करें तो साथ साथ में यहाँ पर HCO3 का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है, और साथ साथ में सिक्रेशन किस किस चीज़ का होता है यहाँ पर, हाइड्रोजन आयन का, पोटेशियम का और अमोनिया का होता है, ताकि क्या रहे, पीएच जो है मेंटेन रहे, और सोडियम पोटेशियम का जो बैलेंस है ना ब्लड में वो भी मेंटेन रहे। देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या देखा था, पोटेशियम का, हाइड्रोजन आयन का, ठीक है, इन सब का क्या हो रहा था, इसमें हम लोगों ने देखा कि सिलेक्टिव सिक्रेशन हो रहा था इनका, और रीअब्जॉर्ब किस, कौन कौन सी चीज़ें हो रही थी, HCO3 जो है रीअब्जॉर्ब कर रहा था। यहाँ पर हम लोगों ने देखा रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द HCO3, जो ये वाला हमारा पार्ट है वो कौन सा है, DCT वाला पार्ट है, ठीक है, डिस्टल कम्युलेटेड ट्यूबुल। अब जो दूसरी इसमें चीज़ आती है लास्ट, वो आता है कलेक्टिंग डक्ट, कि आखिरकार कलेक्टिंग डक्ट में क्या क्या है।
देखो, ये सबसे पहली बात, लॉन्ग डक्ट होती है, ठीक है, ऊपर कॉर्टेक्स से नीचे मेडुला तक पूरा एकदम से, कॉर्टेक्स में भी है, मेडुला में भी है, सारा कवर किया हुआ है इसने कलेक्टिंग डक्ट ने, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीअब्जॉर्ब फ्रॉम दिस रीजन टू प्रोड्यूस अ कॉन्सनट्रेटेड यूरिन। सबसे ज़्यादा पानी जो रीअब्जॉर्ब होता है वो इसी पार्ट से होगा, ताकि जो हमारा वाटर है, सॉरी यूरिन है, वो एकदम से कॉन्सनट्रेटेड है। अब सर आप पूछोगे कि सर आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो डिसेंडिंग लिम्ब है वहाँ से पानी निकला, तो मतलब कि हमारा यूरिन क्या हुआ, कॉन्सनट्रेट हुआ, ठीक है, यहाँ पर। लेकिन सर जो हमारा असेंडिंग वाला था, असेंडिंग वाले में तो हमारा पानी नहीं निकल रहा था, तो यहाँ पर हमारा जो यूरिन है वो क्या होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए। तो सर हमारा आखिरकार यूरिन तो निकलता कॉन्सनट्रेटेड है, लेकिन असेंडिंग वाले में आकर के डाइल्यूट हो रहा है। तो देखो, जब यहाँ से असेंडिंग वाले से जाएगा, फिर जाएगा डीसीटी में, आखिरकार उसको आना तो कलेक्टिंग डक्ट में है ना। तो कलेक्टिंग डक्ट में सबसे ज़्यादा वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, ताकि ताकि क्या हो, ताकि जो हमारे यूरिन है वो कॉन्सनट्रेटेड प्रोड्यूस हो, ठीक है। अब साथ साथ में ये भी चीज़ आप लोगों को याद रखना है कि इसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत अमाउंट, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, किसका, यूरिया का भी है, इसमें जो है निकलते जाता है, मतलब पास होते जाता है कलेक्टिंग डक्ट से, ताकि एक जो है ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहे। ऐसा नहीं कि तुमने जो है सारा सारा पानी निकाल दिया है ना, अब अंदर यूरिया 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 बचा हुआ है, बहुत एकदम से तगड़ा कॉन्सनट्रेटेड यूरिन हो गया। ऐसा नहीं करना है हमें, ठीक है, ताकि एक ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहे, तो थोड़ा बहुत जो है यूरिया भी वहाँ से निकलता रहता है। जैसे मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ, ये देखो, देखो यूरिया यहाँ से निकला, ठीक है, फिर से इधर जाएगा, फिर यही यूरिया ऐसे घूम फिर के आएगा, फिर यहाँ से निकलेगा, मतलब इसकी एक साइकिल यहाँ पे चलती रहेगी, ठीक है, साइकिल इसकी यहाँ चलती रहेगी, ताकि हमारा जो है ऑस्मोलैरिटी, पीएच वगैरह ये सब मेंटेन रहे। इट ऑल्सो प्ले अ रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ पीएच, मतलब वही है, पीएच का जैसे मेंटेन करने का इसका काम है। जो हमारा आयोनिक बैलेंस है ब्लड का, उसका भी मेन काम आता है, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट का यही सब काम है, ताकि एक आयोनिक बैलेंस मेंटेन रहे, ठीक है। इतना ही था हमारे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में। एक और डायग्राम आपके लिए लेकर आया हूँ, थोड़ा सा ही कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स उतना नहीं है, हर चीज़ को बताया गया है। देखो, एफरेंट आर्टेरियोल है, लेकर के आया है यहाँ पर, एरो को देखते जाना, ग्लोमेरुलस भी यहाँ पर दिख रहा है आपको, ठीक है, ये कैप्सूल बना दिया है यहाँ पर। फिर यहाँ पर ये देखो पीसीटी है, ठीक है, इफ्रेंट वाला वापस बाहर की तरफ लेकर आया। और क्या दिख रहा है यहाँ पे, देखो डिसेंडिंग लिम्ब है, असेंडिंग है, ठीक है, लूप ऑफ हेनली हो गया, और यहाँ से ये टीसीटी आ गया। एरो को देखने जाना है, एरो एरो कहाँ कहाँ से जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे आया, ये इधर की तरफ निकला, फिर इधर आया 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 ऐसे, ठीक है, डीसीटी में आया, डीसीटी से आते कहाँ गया, कलेक्टिंग डक्ट में, और यूरिन यहाँ से पास हो गई। ये बाहर वाला जो एरिया है वो है कॉर्टेक्स का, अंदर की तरफ है किसका, मेडुला का, ठीक है। इतना ही था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में, कुछ और ज़्यादा है नहीं इसमें। उम्मीद करता हूँ कि जितना भी मैंने आपको बताया है इसमें सब कुछ समझ में आया होगा, क्योंकि कुछ ऐसा इसमें मुश्किल था नहीं, ठीक है। अगर आपको पहली बार में कुछ समझ इसमें आया हो, अगर, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो देखने के बाद हर चीज़ क्लियर हो चुकी होगी आपके दिमाग में। तो समझ में अगर कुछ नहीं आया है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लेकिन जाते जाते अब इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, ठीक है, शेयर करना, और साथ साथ में खुद भी पढ़ो, दूसरों की भी हेल्प करते रहो। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।